नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भगवंत मान सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की फटकार, इस तारीख से फिर 424 वीआईपी को मिलेगी सुरक्षा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को फटकार लगाई। मान सरकार ने कोर्ट से कहा कि 424 लोगों की सुरक्षा अस्थायी रूप से हटाई गई है, जो 7 जून से फिर से बहाल कर दी जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। दोस्तों, पिछले हफ्ते सरकार ने इन लोगों की सुरक्षा हटा दी थी या कम कर दी थी। इन 424 लोगों में शुभदीप सिंह यानी कि सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे। दोस्तों, जिन्हें रविवार को पंजाब के मनसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लॉरेंस गैंग ने की मूसेवाले की हत्या। लॉरेंस का भांजा सचिन विश्नोई बोला, मैंने ही मूसेवाला को गोली मारी, मिट्ठू खेड़ा के कत्ल का बदला लिया। जी हां दोस्तों, मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर लॉरेंस गैंग ने ही किया है। गैंगस्टर लॉरेंस के भांजे सचिन विश्नोई ने दावा किया है कि यह कत्ल उसने किया है। उसने कहा कि मैंने खुद सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारी। खुद को सचिन विश्नोई बताने वाले शख्स ने एक टीवी चैनल से वर्चुअल आईडी के जरिए बातचीत में यह दावा किया। उसने कहा कि हमने माहौली में विक्कू मिट्ठू खेड़ा के कत्ल का बदला लिया। पहले उसने खुद को सचिन थापन बताया। जब पत्रकार ने उससे पूछा कि वह सचिन विश्नोई बोल रहा है तो उसने हाँ कहा। उसने कहा कि गैंगस्टर मेरे आदर्श और मामा है। हालांकि हत्या का दावा करने वाले असली सचिन विश्नोई ही है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कश्मीर में टारगेट किलिंग से खौफ में हैं लोग। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर घाटी में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहां पर आए दिन आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को टारगेट किलिंग किया जा रहा है। ऐसे में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के ऐसे हालात के लिए केंद्र की मोदी सरकार को दोषी ठहराया है। ओवैसी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की इस हालत के लिए केंद्र की मोदी सरकार सीधे तरीके से जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा छोड़कर फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है। उनके लिए कश्मीरी पंडित सिर्फ वोट बैंक है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नाकामयाबियों की वजह से कश्मीरी पंडित फिर से पलायन को मजबूर हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मोदी सरकार देश चलाने के लिए है या फिर फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। ओवैसी ने आगे कहा कि मोदी सरकार साल 1979 के हालात को दोहरा रही है। उसने उनसे कुछ भी नहीं सीखा। उन्होंने कश्मीरी नेताओं के हाथ बांध दिए और उनके नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी हुई कोरोना पॉजिटिव, प्रधानमंत्री मोदी ने जल्द ठीक होने की कामना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। इस खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनके ठीक होने की दुआ की है। पीएम मोदी ने लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले सप्ताह से नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रही थी। इनमें से कुछ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष को भी बुधवार की शाम हल्का बुखार आया और कोविड के कुछ अन्य लक्षण दिखे, जिसके बाद जांच कराई गई। जांच में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चला है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी कोरोना वायरस से संक्रमित है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल ने कहा, सत्येंद्र जैन के बाद जल्दी फर्जी मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगा केंद्र। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दावा किया कि केंद्र सरकार ने अपनी एजेंसियों को फर्जी मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है, ताकि राष्ट्रीय राजनीति में शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति को रोका जा सके। केजरीवाल ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह अपने सभी मंत्रियों को एक बार में ही गिरफ्तार कर ले। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से दिल्ली की कई परियोजनाएं जैसे कि जमुना की सफाई, नए मोहल्ला क्लिनिक खोलने का कार्य बाधित हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, परिवर्तन निर्देशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जैन को सोमवार को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मंगलवार को उन्हें 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है, जहां पर एजेंसी कथित तौर पर बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए पूछताछ कर रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टारगेट हत्याएं, हवाई अड्डे पर सामान्य हालात, अल्पसंख्यकों की भीड़ नहीं, श्रीनगर एयरपोर्ट ने अफवाहों को किया खारिज। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हवाई अड्डे की तरफ उन तमाम अफवाहों को खंडित किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि कश्मीरी पंडित समूहों ने 24 घंटे के भीतर घाटी छोड़ने का फैसला लिया है। हवाई अड्डे की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, हम सनसनीखेज अफवाह फैलाने वालों को आगाह करते हैं और उनकी बातों का खंडन करते हैं। एयरपोर्ट के बयान के मुताबिक, हम हर रोज 16,000 से 18,000 यात्रियों को संभालते हैं। आज भी यात्रियों की संख्या औसत है। अल्पसंख्यक समुदाय की कोई भारी भीड़ नहीं है। दोस्तों, दावा किया जा रहा था कि श्रीनगर में बढ़ रहे टारगेट किलिंग के बीच कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया है। दावों में कहा गया था कि पंडित समूहों ने 24 घंटे के भीतर जम्मू के लिए रवाना होने का फैसला लिया, जिसके चलते श्रीनगर हवाई अड्डे पर गैर स्थानीय लोगों, केपी कर्मचारियों, निजी क्षेत्र में कार्यरत अन्य हिंदुओं की भारी भीड़ मौजूद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ दायर की 59 पेज की चार्जशीट, सचिन वाजे बने सरकारी गवाह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनके निजी सहायक संजीव पलाडे और कुंदन शिंदे के खिलाफ कोर्ट में 59 पेज की चार्जशीट दायर की। केंद्रीय एजेंसी ने 100 करोड़ की रिश्वत के मामले में देशमुख, मलाडे और सिद्ध को अप्रैल में गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर 21 अप्रैल को अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। पूर्व पुलिस आयुक्त ने 20 अप्रैल 2021 को सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि देशमुख ने सचिन वाजे समेत मुंबई के 6 पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ की वसूली करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान के पाकिस्तान के 3 टुकड़े वाले बयान पर भड़के नेता प्रधानमंत्री मोदी को भी घसीटा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में मची सियासी उथल पुथल के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर बवाल मच गया है। इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर सरकार सही फैसले नहीं लेगी तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। उनके इस बयान पर पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। इमरान खान के बयान की निंदा करने वालों में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी हैं। जरदारी ने कहा कि इमरान खान की भाषा किसी पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की भाषा लग रही है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तोड़ने की बात नहीं कर सकता। जरदारी ने इमरान खान को नसीहत देते हुए कहा कि सत्ता ही सब कुछ नहीं है, बहादुर बनो और खुद के पैरों पर खड़े होकर राजनीति करो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को टुकड़ों में तोड़ने की इच्छा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम और हमारे वंशज जिंदा हैं। कयामत के दिन तक पाकिस्तान का वजूद रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय अधिकारी काबुल में तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मिले, कई मसलों पर हुई बात। जी हां दोस्तों, भारतीय अधिकारियों ने तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से काबुल में मुलाकात की। भारत की एक वरिष्ठ राजनयिक टीम काबुल में है। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव जेपी सिंह की अगुवाई में अफगानिस्तान पहुंची इस टीम ने भारतीय सहायता परियोजनाओं की समीक्षा के साथ ही तालिबान प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। इस दौरान कई मसलों पर बातचीत की गई। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को बताया कि टीम तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात करेगी। उन्होंने कहा था कि वे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे जो मानवीय सहायता प्रदान करने में शामिल है। साथ ही टीम उन साइट्स का भी दौरा करेंगी जहां भारत की सहायता परियोजनाएं चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम अगले 10 दिन में हो जाएगा पूरा, राजपथ का रास्ता भी जल्द खुलेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बन रहे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर तेजी से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में देश के नए संसद भवन और कई नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया जाना है। अब खबर है कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। शीतकालीन सत्र में नए संसद भवन में सांसदों का स्वागत होगा। वहीं दिसंबर 2020 से राजपथ पर निर्माण कार्य शुरू होने के कारण यहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जल्द ही इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के करीब 4 किलोमीटर का रास्ता खोल दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का रास्ता जल्द खुलने वाला है। न सिर्फ राष्ट्रपति भवन बल्कि इंडिया गेट की खूबसूरती को निहारने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन दिसंबर 2020 से प्रधानमंत्री मोदी के प्रोजेक्ट के शिलान्यास के बाद से ही यह बंद था। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के करीब 4 किलोमीटर का रास्ता जल्द ही खोल दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट। इन राज्यों को लेकर इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का हाई अलर्ट, बारिश की है चेतावनी।
जी हाँ दोस्तों, मानसून ने दक्षिण पश्चिम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दिया है। मानसून ने केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। हालांकि उत्तर भारत के लोगों का अभी बारिश का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में जून के अंत तक बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में मध्य अरब सागर, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी, उत्तर पूर्व राज्य, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखी जा सकती है। दोस्तों, भारत के बारिश आधारित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में इस मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बम्पर कृषि उत्पादन के साथ ही महंगाई पर लगाम लगने की भी उम्मीद है। दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने गुरुवार को भविष्यवाणी की कि अगले 5 दिनों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज के साथ छिटपुट बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आगे बताया कि 2 और 3 जून को राजस्थान में, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में 3 और 4 जून को और विदर्भ में 2 से 5 जून के दौरान हीट वेव की स्थिति लौटने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज कम हो गई सोने की कीमत, इतना हो गया है दाम। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार को सोने की कीमत में और गिरावट आई। हालांकि कमजोर ट्रेजरी यील्ड ने नुकसान को सीमित कर दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना वायदा 0.13% यानी कि 66 रुपए की गिरावट के साथ 50,799 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। हालांकि चांदी वायदा 0.37% यानी कि 228 रुपए की गिरावट के साथ 61,352 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के समय में बुलियन को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक हाजिर बाजार में बुधवार को सबसे ज्यादा शुद्धता वाला सोना 50,606 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 60,811 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, T20 सीरीज के लिए भारत पहुंची अफ्रीका की टीम। 9 जून को पहला मुकाबला दिल्ली में। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम इंटरनेशनल मुकाबले खेलना शुरू करेगी। 9 जून से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। दोस्तों, इसके लिए अफ्रीकी टीम नई दिल्ली पहुंच चुकी है। इस सीरीज के लिए युवाओं को मौका और अनुभवी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। KL राहुल के हाथों में टीम की कमान सौंपी गई है। भारत दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज का पहला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगा। इस मैच में भारतीय टीम एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है। भारतीय टीम ने पिछले 12 T20 मुकाबलों में जीत हासिल की है। T20 में लगातार जीत के बाद मामले में टीम इंडिया संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। इस मामले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान और रोमानिया की बराबरी की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम की नजर 13वीं जीत के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर होगी। अगर ऐसा होता है तो भारतीय टीम लगातार 13 T20 मैच जीतने वाली पहली टीम होगी। भारतीय क्रिकेट टीम ने पिछले 12 मैचों में अफगानिस्तान को 1 बार, स्कॉटलैंड को 1 बार, नामीबिया को 1 बार, न्यूजीलैंड को 2 बार, वेस्टइंडीज को 3 मैचों में लगातार, श्रीलंका को 3 मैचों में हराया है। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन ने दी मीडिया को चेतावनी, कहा लॉकडाउन शब्द के इस्तेमाल पर बैन, सावधानी बरतें। जी हां दोस्तों, चीन की घटनाओं को कवर करने वाली वेबसाइट चीनी डिजिटल टाइम्स की एक खबर की माने तो चीनी सरकार के अधिकारियों ने मीडिया को लॉकडाउन शब्द के इस्तेमाल से रोक दिया है। अधिकारियों ने मीडिया से कहा कि लॉकडाउन शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, किसी खबर में इस शब्द का इस्तेमाल न करें। दरअसल दोस्तों, शंघाई में बीते 2 महीने से कोरोना लॉकडाउन लगाया गया। अब 1 जून से लोगों को बाहर निकलने की सीमित छूट दी गई है। चीनी डिजिटल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि शंघाई में हाल ही के दिनों में लोगों को घर से बाहर निकलने, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और अपने दफ्तर से काम करने की छूट दी है। चीन ने यहां बहुत अधिक कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया है। इसके बाद कोरोना टेस्टिंग की व्यापक मुहिम चलाई थी और सभी लोगों को अनिवार्य रूप से सप्ताह में 2 बार टेस्ट कराना होता था। इसी बीच दोस्तों, सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि मीडिया अपनी खबरों में 2 महीने के लंबे लॉकडाउन के अंत के बारे में रिपोर्ट करते समय लॉकडाउन शब्द का उपयोग करने से बचें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 436 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 55,818 पर हुआ बंद। निफ्टी 16,620 के ऊपर। रिलायंस के शेयरों में रही तेजी। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी कि गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 436.94 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 55,818 पर और निफ्टी 105 अंक की बढ़त के साथ 16,628 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, रिलायंस, टीसीएस और इन्फोसिस में बढ़त रही। दोस्तों आज रुपया 77.6 पैसे प्रति अमेरिकी डॉलर पर खुला। 1 जून को यह 77 रुपए 52 पैसे प्रति डॉलर के करीब बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सर्विस चार्ज पर केंद्र सरकार की सख्ती। सरकार ने सर्विस चार्ज को बताया गलत। रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को न वसूलने को कहा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने आज नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ हुई बैठक में सर्विस चार्ज न वसूलने को कहा है। दरअसल देश भर के रेस्टोरेंट में ग्राहकों से खाने पीने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर मांगा जाता है। सरकार ने इस सर्विस चार्ज को गलत मानते हुए इसे न वसूल करने का निर्देश दिया है। सरकार जल्द ही इस पर नियम ला सकती है। जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तो इसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, इसे ही सर्विस चार्ज कहते हैं। यानी कि होटल या रेस्टोरेंट में खाना परोसने और दूसरी सेवाओं के लिए ग्राहक से सर्विस चार्ज लिया जाता है। ग्राहक भी होटल या रेस्टोरेंट से बिना सवाल जवाब के सर्विस चार्ज के साथ पेमेंट कर देते हैं। हालांकि ये चार्ज ट्रांजैक्शन के समय ही लिया जाता है, न कि सर्विस लेते समय। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस नेता ने दे दी धमकी। लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानने वालों को मारूंगा गोली। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने लाउड स्पीकर से जुड़े कानून नहीं मानने वालों को धमकी देते हुए कहा कि सरकार मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं उन्हें गोली मार दूंगा। श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के लाउड स्पीकर के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं उनको वे खुद गोली मारेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मुतालिक ने कहा कि उन्होंने इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। अगर आपको सरकार चलाना नहीं आता तो मुझे सौंप दीजिए, मैं दिखाऊंगा कि सरकार कैसे चलाई जाती है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने से मना कर रहे हैं उन्हें गोली मारूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गांगुली ने अटकलों पर लगाया विराम। सनसनी मचाने वाले ट्वीट के बाद नए काम का किया खुलासा। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने गुरुवार को हजारों शिक्षकों और कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए नोएडा स्थित एडटेक स्टार्टअप क्लास प्लस के साथ हाथ मिलाया। इसी के साथ गांगुली ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है जो उनके ट्वीट के बाद लगाई जा रही थी। लोग गांगुली के ट्वीट के बाद लगातार अलग अलग कयास लगा रहे थे। एक दिन पहले ही गांगुली की ओर से किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया था। दरअसल दोस्तों, गांगुली ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि वह नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस पोस्ट के बाद लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी थी कि क्या वह बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर राजनीति की तरफ रुख करेंगे। हालांकि गांगुली ने अब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के साथ जुड़कर ऐसी सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बहुत निभाली दोस्ती, अब से नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा महंगा, देने होंगे इतने पैसे। जी हां दोस्तों, नेटफ्लिक्स एक ऐसा एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको दमदार कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपके पसंदीदा कंटेंट को चुनने का मौका भी मिलता है। लेकिन क्या नेटफ्लिक्स ने अपने कस्टमर्स से पासवर्ड को दोस्तों के साथ शेयर करने पर चार्ज लेना शुरू कर दिया है? जी हां दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। कंपनी ने मार्च में अपनी नीति में बदलाव की घोषणा करने से पहले ही कर दी थी। इस घोषणा के साथ ही नेटफ्लिक्स ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब वे नहीं चाहता कि लोग दूसरों के साथ अपने अकाउंट्स का पासवर्ड साझा करें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप अपने नेटफ्लिक्स को खरीदते हैं और इसका पासवर्ड अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करते हैं तो आपको इसके लिए चार्ज देना होगा, क्योंकि अगर आप अकाउंट शेयर करेंगे तो नेटफ्लिक्स लोगों से अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहना शुरू कर देगा। नेटफ्लिक्स ने पासवर्ड शेयर करने पर नकेल कसने के लिए पेरू, चिली और कोस्टा रिका में एक परीक्षण किया है, लेकिन पासवर्ड शेयरिंग को रोकने के लिए कंपनी का प्रयास उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से उसने योजना बनाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जाम झलकाने वालों के लिए खुशखबरी, 10 मिनट में आपके ठिकाने पर डिलीवर होगी शराब। जी हां दोस्तों, कई राज्य सरकारों की तरफ से समय समय पर शराब पर लगने वाले टैक्स कम कर दिए जाने के बाद अब एक और गुड न्यूज आई है। शराब के शौकीनों को अब यह खबर सबसे ज्यादा खुश
खुश कर देगी। जी हाँ दोस्तों, एक स्टार्टअप की तरफ से ऑर्डर करने के 10 मिनट के अंदर शराब की डिलीवरी आपके पते पर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप ने कोलकाता सिटी में महज 10 मिनट के अंदर शराब की डिलीवरी करने की सर्विस शुरू कर दी है। इनोवेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रन किए जाने वाले ब्रांड बूजी की तरफ से एक बयान में इस सर्विस को शुरू करने की जानकारी दी गई है। कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि 10 मिनट के अंदर शराब पहुंचाने की पेशकश करने वाला देश का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बयान के मुताबिक इस फास्ट डिलीवरी सर्विस के लिए बूजी को पश्चिम बंगाल राज्य आबकारी विभाग से मंजूरी मिल गई है। बूजी एक डिलीवरी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो शराब की नजदीकी दुकानों से प्रोडक्ट्स लेकर ग्राहकों के पास पहुंच जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, LIC को शेयर से बड़ा नुकसान, मार्केट कैप में फिसली कंपनी। जी हां दोस्तों, LIC शेयर ने कंपनी को बड़ा नुकसान दिया है। मार्केट कैप में LIC एक पायदान नीचे खिसक गई है। दरअसल दोस्तों ICICI बैंक ने मार्केट कैप के मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC को पीछे छोड़ दिया है। अब LIC छठे नंबर से 7वें नंबर पर पहुंच गई है। ICICI बैंक अब भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। वहीं इस लिस्ट में HDFC लिमिटेड 8वें स्थान पर और भारतीय स्टेट बैंक 9वें स्थान पर है। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन के बाद LIC का मार्केट कैप 5,13,273.56 करोड़ रुपए था, जबकि ICICI बैंक का मार्केट कैप 5,22,519 करोड़ रुपए था। यानी कि LIC ICICI बैंक से पीछे खिसक चुकी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं महात्मा गांधी का पूरा नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।